सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रीज़। ये ट्रीज़ पोएम क्लास 12 की जिसे लिखी है एमिली डिकिंसन ने, जो जाने माने पोइटेस रही हैं। तो ट्रीज़ बहुत ही अच्छा वर्णन है नेचर का एमिली डिकिंसन के द्वारा। आज हम लोग इसका लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक जानकारियां हैं एमिली डिकिंसन की वो आपको बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए, जी हाँ, जो बेसिक जानकारियां हैं वो आप देख सकते हैं। एमिली डिकिंसन, बर्थ December 10, 1830। तो इनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1830 को। डेथ हो गई थी इनकी May 15, 1886, यहाँ 15 मई 1886 को। एन अमेरिकन पोइट, ये एमिली डिकिंसन जो थी अमेरिकन पोइट थी। हर पोएम्स डील विथ थीम्स ऑफ डेथ एंड इमॉर्टेलिटी। इनके अक्सर पोएम्स जो हैं वो डील करती, जो थीम हुआ करते थे वो डेथ और इमॉर्टेलिटी, ठीक है। चलिए, रोट ऑलमोस्ट 1775 पोएम्स, लगभग 1775 पोएम्स को इन्होंने लिखी है। मोस्ट फेमस जो फेमस पोएम्स हैं वो है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, आई मेजर एवरी ग्रीफ आई मीट, सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट, ठीक है। तो ये इनकी कुछ विशेष तो एमिली डिकिंसन की कुछ विशेष जो बेसिक जानकारियां हैं वो मैंने आपको बताया। तो चलिए अब पोएम को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही सुंदर ये कविता एमिली डिकिंसन की, जिसे हम लोग आज लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बच्चों, देखते हैं पहला स्टैंजा। जी, द ट्रीज लाइक टेसल्स हिट एंड स्वंग। यहाँ एक वर्ड आया टेसल्स। टेसल्स का मतलब होता है फुदने। फुदने जो औरतें बालों में या फिर कपड़ों में लगाए हुए रखती हैं तो वो फुदने कहलाती हैं, ठीक है। तो टेसल ट्री जो है वो टेसल की तरह है, टेसल फुदने की तरह है। और वो क्या करते हैं, वो स्वंग करते हैं। जैसे फुदने झूलते हैं उसी तरह से पेड़ भी झूलते रहते हैं। मैं आप अब देख पा रहे हैं ये सारे टेसल्स कहलाते हैं। ये फुदने हैं, ये बालों में भी लग सकते हैं, कपड़ों में भी लग सकते हैं। तो जैसे ये फुदने झूलते रहते हैं हवा में, वैसे ही पेड़ भी आपस में झूलते रहते हैं। तो कंपैरिजन किया गया है फुदने का ट्रीज़ के साथ। देखते हैं आगे लाइन में क्या कहती हैं एमिली डिकिंसन। यस, द ट्रीज लाइक टेसल्स हिट एंड स्वंग। तो जिस तरह से टेसल्स झूलते रहते हैं, लाइक दैट ट्रीज़ भी जो हैं वो झूलते रहते हैं, स्विंग करते हैं, मतलब उनकी टहनियाँ इधर उधर झूलते रहती है हवा में, ठीक है। देयर सीम टू राइज अ ट्यून। अब वहाँ से एक ट्यून निकलती है। ट्यून का मतलब संगीत, गीत जिसे आप बोल सकते हैं। तो जो ट्यून निकलती है वो काफ़ी अच्छी ट्यून होती हैं। वो किस तरह की ट्यून होती हैं आप देख सकते हैं यहाँ अगला लाइन में। फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर्स एक्कम्पनिंग द सन। तो मिनिएचर क्रिएचर का मतलब हो गया जो छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं जो पेड़ों पे बैठते हैं। तो वहाँ से जो आवाज़ आती है, निकलती है चिड़िया की, छोटे छोटे कीट पतंग की, वो जो है एक ट्यून हो जाती है। और ट्यून वो काफ़ी सुंदर और स्वीट होती हैं। वो आवाज़ जो है काफ़ी सुंदर और स्वीट है। आप कहीं बीच में पेड़ों के बीच में आप बैठो तो आपको चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी। जैसे मैं अभी जस्ट पेड़ के आसपास बैठा हूँ और चिड़ियों की बहुत सारी आवाज़ को मैं सुन पा रहा हूँ। तो एक मिनिएचर क्रिएचर की जो ट्यून है वो मैं सुन पा रहा हूँ। लाइक दैट, जैसे एमिली डिकिंसन डिस्क्राइब करती हैं कि जो मिनिएचर क्रिएचर के द्वारा जो साउंड आता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। एक्कम्पनिंग द सन, और सभी क्या कर रहे हैं, सूरज का साथ दे रहे हैं, ठीक है। सूरज के नीचे सभी पेड़ जो हैं और जिस पे मिनिएचर क्रिएचर है वो ट्यून निकाल रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि वो एक्कम्पनिंग द सन, वो सूरज का साथ दे रही हैं। चले आगे हम लोग देखते हैं। पहला स्टांजा तो बहुत ही शानदार था। दूसरा हम लोग देखते हैं। फार साल्ट्रीज ऑफ समर
एक्चुअली ये पोएम जो है डिस्क्राइब करी गई है समर मंथ को लेकर के। तो साल्ट्रीज का मतलब होता है भजन, फार साल्ट्रीज ऑफ समर इनमोरिंग द ईयर। देखिए यहाँ भजन और साल्ट्रीज का मतलब हो गया कि समर के दिनों में जैसे आगे भी बताया गया मिनिएचर क्रिएचर के द्वारा जो ट्यून निकाली जाती है वही एक तरह से भजन कहा गया है उसे, कि समर के दिनों में जो पेड़ पौधे पे कीट पतंग रहते हैं उनके द्वारा जो निकाली गई बोलियां, उनके द्वारा जो निकाली गई आवाज़ जो होती है वो एक भजन के जैसा है, ठीक है, इनॉमरिंग द ईयर। और जिसे हम लोग सुनते हैं तो हमारी कानों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। नेचर की म्यूज़िक आप कह सकते हैं, नेचर का म्यूज़िक सुनते हैं हमारी कानों को बहुत अच्छा लगता है। येट नेवर दे नेवर ये डिड सेटिस्फाई। और उन ट्यून को सुनते सुनते हम लोग कभी थकते नहीं हैं। एमिली डिकिंसन यहाँ डिस्क्राइब करते हैं उन सारे ट्यून्स को सुनते कभी थकते नहीं हैं, हमारी कान कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, हमें लगता है कि उस तरह का ट्यून और सुने और सुने और सुने। रिमोटेस्ट वन मोस्ट फेयर, कि उन सारी ट्यून्स को हम लोग और सुने। ये काफ़ी स्वीट ट्यून्स होते हैं जो मिनिएचर क्रिएचर के द्वारा समर के दिनों में निकाले जाते हैं पेड़ों पे। नेक्स्ट, द सन शॉन होल एट इंटरवल्स। सन शॉन होल एट इंटरवल्स, होल का मतलब होता है पूरा, इंटरवल का मतलब होता है रुक रुक के या बारी बारी से। तो जब बादल से पूरा आसमान ढका हुआ होता है तो सूरज कभी कभी निकलता है पूरा, ठीक है, अन्यथा वो बादलों के बीच में छुपा रहता है। वही यहाँ एमिली डिकिंसन बता रहे हैं, जो देख रही हैं अपनी आँखों से देख रही होती हैं वही डिस्क्राइब करी है पोएम में। द सन शॉन होल एट इंटरवल्स, कि सूरज जो है कभी कभी पूरा दिखाई दे रहा होता है। द हाफ देन अटर हेड, कभी आधा दिखाई देता है कभी पूरा दिखाई देता है, और तो और कभी बादलों के पीछे वो छिप जाता है, अटर हेड हो जाता है, छुप जाता है। एज इफ हिमसेल्फ वर ऑप्शनल, ऐसा लग रहा था कि सूरज जो है वो ऑप्शनल है, अपने आप को ऑप्शनल मान रहे हैं। एंड हैड स्टेट्स ऑफ क्लाउड, और सारे बादल उसी सूरज के हैं जहाँ पे वो छुप जा रहे हैं। यानी जो भी संपत्तियाँ कहने मतलब जितने भी बादल जो दिखाई दे रहे हैं वो सूरज के हैं, मतलब कि आसमान पे सूरज का कब्जा है। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है यहाँ पे एमिली डिकिंसन ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टांजा देखते हैं। सफिशिएंट टू अनफोल्ड हिम इटर्नली फ्रॉम बी, जो भी बादल है ना वो सफिशिएंट है उसको छुपा देने के लिए, सूरज को छुपा देने के लिए, अनफोल्ड कर देने के लिए। एक्सेप्ट इट वर अ व्हीम ऑफ हिज टू लेट द ऑर्चार्ड्स ग्रो, लेकिन सूरज जो निकलता है ना ये उसकी जिद है, वो सूरज की अपनी जिद है कि वो निकलेगा। और क्यों निकलता है? क्योंकि उसे ऑर्चर्ड को ग्रो करना है। ऑर्चर्ड का मतलब होता है बगीचा, और बगीचा में पेड़ होते हैं, और पेड़ में जो है मिनिएचर क्रिएचर होते हैं जो काफ़ी अच्छे साउंड देते हैं। और सूरज की रोशनी पड़ती है पेड़ पौधों पे तो काफ़ी ज़्यादा निखरते हैं और विकसित होते हैं। तो ये तो सूरज की जिद है जो बारी बारी से वो निकलता है और मिनिएचर क्रिएचर और जो वातावरण है उसको अच्छा करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टांजा। ये देखिए, अ बर्ड सैट केयरलेस ऑन द फेंस। तभी एमिली डिकिंसन देखती हैं कि एक चिड़िया जो फेंस पे बैठी हुई है। फेंस का मतलब होता है बाड़ा, जो किनारा होता है ना वो बाड़ा, ठीक है। तो बाड़ा पे चिड़िया बैठी हुई है। वन गॉसिप्ड इन द लैंड, और दूसरी जो है वो गॉसिप कर रही है, मतलब कि आपस में बात कर रही है, ठीक है। ऑन सिल्वर मैटर्स चार्म्ड अ स्नैक, सिल्वर मैटर मतलब कि सिल्वर के जैसा चार्म हो गया। कौन सा? एक स्नैक। कैसे चार्म हो गया? वो इसलिए चार्म हो गया कि वो सूरज की जो चमचमाहट है, सूरज की जो किरणें हैं वो पड़ती हैं, उससे वो काफ़ी ज़्यादा चार्म्ड हो गया। जस्ट विंडिंग राउंड अ स्टोन, और वो एक स्टोन में जो है अपने को घुमा करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है समर के दिन का, नेचर का, और कितने अच्छे तरीके से वर्णन किया हुआ है एमिली डिकिंसन ने।
नेक्स्ट देखते हैं ब्राइट फ्लावर्स स्लिट कैलेक्स। कैलेक्स का मतलब होता है जो फूल, जो छोटे छोटे जो फूल जिससे निकलते हैं, और फूल के नीचे जो लगे हुए हरी सी छोटी सी टहनी होती हैं उसे कैलेक्स कहते हैं। कैलेक्स मतलब फूल जो है उस फूल जो है बाद में तैयार होते हैं, और फूल के निकलने के पहले जो स्थिति होती है उसे कैलेक्स कहते हैं। ब्राइट फ्लावर स्लिट अ कैलिक्स। तो जो चमकीले फूल है ना वो कैलिक्स को काट करके अपने आप को बाहर कर देते हैं, ठीक है। एंड सोड ओपन स्टेम, और स्टेम पे वो लग जाते हैं। जो कैलिक्स होते हैं उससे फूल बाहर निकलते हैं और वो स्टेम, उसके बाद वो स्टेम बन जाते हैं, नीचे वो टहनी जैसी रहती है। लाइक हिंडर फ्लैग्स स्वीट हॉस्टेड विथ स्पाइसेस इन द हेम। तो जिस तरह से फ्लैग किया जाता है, फहराए जाते हैं, उस तरह से जो फ्लावर्स है ना वो स्वीटेस्ट स्वीट जो है खुशबू जो है वो छोड़ रहे हैं। किसके जैसा? विथ स्पाइसेस, जैसे स्पाइसेस यानी मसाले की जो खुशबू होती हैं उस तरह से वो अपना खुशबू को छोड़ रही हैं। तो ये बहुत अच्छा वर्णन फूल का भी यहाँ पे एमिली डिकिंसन ने किया हुआ है। इट वॉज मोर आई कैनॉट मेंशन। अब एमिली डिकिंसन कहते हैं कि इतना बताने के बावजूद भी अब बहुत कुछ था, आई कैन नॉट मैंसन, और उसे अब मैं मैंसन नहीं कर सकती। हाउ मीन टू दोज दैट सी। अब उनके लिए क्या, जो देखती हैं, क्या देखती हैं, क्या मतलब है वो देखना। वन डेक्स डेलिनिएशन ऑफ नेचर समर डे। वेंडेक्स जो हैं, वेंडेक्स एक बहुत बड़े पेंटर हुआ करते थे। वो नेचर की जो पेंटिंग किया करते थे। तो एमिली डिकिंसन यहाँ कह रही हैं कि उन लोगों के लिए क्या अच्छा है जो वैन डेक की जो पिक्चर को देखें। वैन डेक क्या पूरी नेचर का पिक्चर उतार सकते हैं एक फ़ोटो में? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। नेचर की ब्यूटी को वो उतार नहीं सकते हैं, ठीक है। समर डे की नेचर की ब्यूटी को उतार नहीं सकते हैं। आपको समर डे की ब्यूटी नेचर देखनी है तो आपको बगीचों में, नेचर में आना पड़ेगा। जैसे एमिली डिकिंसन घूम रही हैं और जो चीज़ें देख रही हैं वो डिस्क्राइब कर रही हैं। तो वो बता रही हैं कि उन लोगों के लिए तो बेकार ये चीज़ें हैं कि वो वैन डेक की तस्वीरों को देखें। नेचर से रिलेटेड जो हैं, आपको नेचर की तस्वीरें देखनी हैं तो आप नेचर में आइए। तो ये कविता बहुत ही शानदार कविता ये। आप विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताएं देखिएगा तो वो भी बहुत शानदार। इनकी ये कविता वो भी बहुत शानदार, बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है एमिली डिकिंसन ने यहाँ। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।